कार्यक्रम जिसमें युवाओं को जोड़ा है, लेकिन साथ ही मैं एक कैवियट के साथ शुरू करता हूं, क्योंकि आई एम स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड द लंच एंड दैट्स द बिगेस्ट क्राइम. सो आई होप यू विल hold your hunger for some time and give me this opportunity to speak for some minutes. Are you with me? Yes, sir. I don't hear in one loud sound. Are you with me? Yes, sir. Oh, that makes wonderful gesture from all of you. इस कार्यक्रम की जो मेंटर हैं विजय जी, अगर आप में से किसी का मन है भोजन की ओर जाने का, वो बिल्कुल भी संकोच जाए. इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस संस्था के अध्यक्ष विकास जी, इनके ट्रस्टी मनदीप जी और विकास जी जो भी ट्रस्टी भी हैं. इससे पहले मैं शुरू करूं, युवा, आपके अनुसार युवा किसे कहना चाहिए? कौन है युवा? आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि युवा, हम सब युवा हैं जो उस साइड बैठे हैं, इस साइड नहीं, उस साइड जो बैठे हैं. तो आपको लगता होगा कि युवा का अर्थ है जिसकी उम्र कम हो. क्या कोई और उदाहरण या कोई और डेफिनेशन हो सकता है युवा का? भारत की पद्धति के अनुसार युवा किसे कहना चाहिए? कौन है युवा? हाँ बेटा बोलो. सर, जिसमें कर्म करने की क्षमता ज्यादा हो उसे युवा कहेंगे. जिसमें कर्म करने की क्षमता ज्यादा हो. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर. इनके लिए ताली बजाई जाए. और किसे युवा कहा जा सकता है? हाँ बेटा बोलो. जोर से बोलो. शाबाश, बोलिए. आप बोलना चाहते थे? आप बेटा माइक मैं जाता हूँ. देखो, ये भी मेरी युवा की अड़चन है. जब बोलने का अवसर मिलता है तो बोलने का भी. मैं विश्वविद्यालय का कुलपति बनने से पहले मैंने अपने जीवन का करियर आर्मी से शुरू किया और मैं फौज में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर से कोर्स है. लेकिन वहां से मैं बहुत कम समय बाद निकला और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया. मैं अपने 25 वर्ष कॉर्पोरेट में लगाए और कॉर्पोरेट में जहां आज कोई एक्सपायर करता है ऐसी कंपनी में काम करने के लिए, मैंने उस कंपनी में 15 साल काम किया, जिसका नाम IBM है. IBM सब जानते हैं. और अपने 25 वर्ष के कॉर्पोरेट करियर में मैंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया. मुझे अवसर मिला चाहे अमेरिका जाने का, चाहे यूरोप जाने का, चाहे चाइना में काम करने का, फिलीपींस में काम करने का. मैंने बड़ा कॉमन चीज वहां के युवाओं में देखा. जब भी मैं किसी IBM की लैब में जाता था या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाता था और यंगस्टर से मिलता था जो बाय एज यंग है, मैं जिस भी व्यक्ति से मिलता था सबके मन में एक विचित्र प्रकार का ड्रीम, एक विचित्र प्रकार का आइडिया, जिसे यूटोपियन आइडिया बोलते हैं ना. जैसे कोई कहता था कि मैं नासा के लिए कुछ करना चाहता हूं, जो फ्यूल रॉकेट्स में लगता है मैं उस फ्यूल के ऊपर काम करना चाहता हूं. किसी से पूछो तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करना चाहता है. किसी से कुछ पूछो तो वो क्लाउड के ऊपर कुछ करना चाहता है. और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने बताया कि अमेरिका जैसे देश में भी, यूरोप जैसे देश में भी हजारों समस्या उनके समाज में हैं. उनके समाज में
समस्या है कि दवाइयां दूर दराज इलाकों तक पहुंचती नहीं है। उनके यहां समस्या है जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, जैसे अभी दिखाया गया, उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में। लेकिन मैं जब व्यक्तियों से मिलता था, अपने 25 साल के अनुभव की बात बता रहा हूं आपको, हर एक स्टूडेंट, यंगस्टर या जिसको भी आपको हो, जिससे मिलना होता था, उनके माइंड में कोई आइडिया, कोई ड्रीम बड़ा इम्पॉसिबल लगता था, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो जो एक ड्रीम उनके माइंड में था, वो भारत की सभ्यता का एक आधार था। यहां जब हम किसी को युवा आज बोलते हैं तो बड़ा नीरस सा लगता है, तुम क्या करना चाहते हो जीवन में। आपको बड़ी दिक्कत होती है बोलने में कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, प्रोफेशनली भी क्या करना चाहते हो, सोशली भी क्या करना चाहते हो। प्रोफेशनल ड्रीम्स भी नहीं है। 90% यंगस्टर से जब मैं मिलता हूं तो ये कॉमन ड्रीम है। जानते हो कॉमन ड्रीम क्या है? सरकारी नौकरी चाहिए, ये कॉमन ड्रीम है। लेकिन इन 90% लोगों के पास ऐसा कोई ड्रीम नहीं है जो इस समाज को, जो इस देश को, जो इस सोसाइटी को परिवर्तित कर सके। और भारत और बाहर के देशों में अंतर मालूम क्या है? वो डेवलप्ड नेशंस हैं और वहां पे स्कोप ऑफ डेवलपमेंट लिमिटेड और डिफरेंट है। लेकिन भारत एक डेवलपिंग नेशन है। एक डेवलपिंग नेशन के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी समस्याएं होंगी भारत में। हमारे यहाँ हेल्थ केयर में प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ शिक्षा में प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटेशन में प्रॉब्लम्स हैं, फूड में प्रॉब्लम्स हैं। आप कोई भी क्षेत्र लो, आपको हर क्षेत्र में कोई ना कोई समस्या मिलेगी। और जहां समस्याओं का भंडारा हो, वहां युवाओं में कोई ड्रीम न हो, कोई आइडिया न हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस पर ताली बजाने की जरूरत नहीं, इस पर तो उल्टे हाथ ताली बजनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे आसपास, मेरे समाज में, मेरे अभी इन्होंने एक छोटी सी चीज दिखाई, ये मैं बड़ा खुश हुआ कि हमारे जो टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो इस प्रकार के प्रयोगों में लगे हुए हैं। ये अच्छा प्रयास है, परंतु इस फील्ड में भी टेक्नोलॉजी ने बहुत आगे कदम बढ़ा लिया है। मैं अभी देख रहा था, आज तो आपकी एप्लीकेशन, आपको ऑफिस से आप हर एक एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हो। आप अपने रेफ्रिजरेटर को मैनेज कर सकते हो, आप घर के लॉकिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हो, टीवीज को मैनेज कर सकते हो, किचन ऑटोमेशन कर सकते हो। तो यानी हमारे वातावरण में, समाज में जो समस्याएं हैं वो इतनी भयंकर हैं। मिलियंस ऑफ यंग बच्चे जो हैं, आप अगर अपने देश में देखोगे, वो पॉवर्टी से नहीं मरते, वो मॉल न्यूट्रिशन से मरते हैं। उन्हें खाना मिलता है लेकिन कुपोषण। मिलियंस ऑफ बच्चे इसलिए मरते हैं क्योंकि उनके हाथ गंदे होते हैं और इन्फेक्टिव डिजीजेस से मरते हैं। मिलियंस ऑफ बच्चे, उनको जो पानी मिलता है वो पानी के अंदर लेड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इस कारण से उनका अकाल मृत्यु हो जाती है। पर छोटी छोटी चीजें, और अगर इन्हीं छोटी चीजों को आप देखोगे तो आपके आसपास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, जिसका मतलब आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। एक छोटी समस्या बताता हूं। रिक्शा पुलर्स आपने देखे होंगे, तो हम कभी रिक्शा पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन रिक्शा का भी एक बहुत बड़ा माफिया है, क्योंकि जो रिक्शा चालक है वो रिक्शा का ओनर नहीं होता, उस रिक्शा को भी ओन करने वाले बड़े माफियाज बैठे होते हैं।
उन्हें रिक्शा बैंक से रिक्शा लोन पे दे देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसका पैसा उन्हें माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू देते हैं और कुछ महीनों में या 1 वर्ष 2 वर्ष में वो रिक्शा उसका अपना हो जाता है और उस एसेट का ओनर बन जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप समाज में है। ऐसे आप किसी क्षेत्र में देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं हैं जहां पे आज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा लोग डिफरेंटली उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, उसको कुछ एक्शन से जोड़ रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बात करूं, आप जानते हैं धर्म किसे कहते हैं? हम लोग, मैं रिलीजियस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। बताइए बेटा। जीवन जीने की शैली को धर्म कहा जाता है, जो हकीकत है। और कोई है जो कहना चाहे? धर्म के मैंने अपना अध्ययन किया है, जो मैंने पढ़ा है, धर्म के 3 नियम हैं और इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। धर्म के 3 नियम हैं। पहला नियम है, एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समझे और जाने। वो व्यक्ति इस दुनिया में क्यों आया है, उसका कोई पर्पस है और उस पर्पस से उसकी इनर एनर्जी अलाइन है। मतलब हम शरीर से तो हम राज नेहरू होंगे या गौरव होंगे, लेकिन इस शरीर के पीछे एक एनर्जी काम कर रही है। वो एनर्जी हम सब में काम कर रही है, इस रूम में वो एनर्जी काम कर रही है और वो एनर्जी और आपकी एनर्जी कनेक्टेड है। हमारे शरीर कनेक्टेड नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ अवर माइंड, लेकिन वो एनर्जी कनेक्टेड है। पहला जो सूत्र है धर्म का, वो है आप अपनी एनर्जी को, अपने उस व्यक्तित्व को, अपनी उस इंडिविजुअलिटी को आप हेल्प ऑन उसको जानते हो। दूसरा जो सूत्र है धर्म का, वो है इस जानने के आधार पर क्या आपके अंदर जो यूनिक टैलेंट है, आप पैदा हुए हो उस टैलेंट लेके पैदा हुए होंगे, क्या उस टैलेंट को आप रिकॉग्नाइज करते हो, उस स्ट्रेंथ को आप रिकॉग्नाइज करते हो। और जो तीसरा सूत्र है, वो है उस टैलेंट को आप क्या इस्तेमाल समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए करते हो। ये फंडामेंटल लॉ है, इसको 3 लॉज ऑफ धर्मा भी बोलते हैं। और अगर भारत की सभ्यता को आप देखो तो आपको बड़ी विचित्रता मिलेगी। आज हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं बाहर के देशों से। हमारा जीडीपी, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं, कितना है टोटल ग्लोबल जीडीपी का? कोई बता सकता है? दुनिया भर के जीडीपी का भारत का जीडीपी कितना होगा? किसी को अंदाजा है? 7%। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं वो कहते हैं दुनिया का जो जीडीपी है आज, दुनिया भर में जितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन 5 या 7% है। आपको एक मजे की बात बताता हूं। एंगस मैडिसन एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी रिसर्च के आधार पर, जिसका नाम है कॉन्टूर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। इस किताब को अगर आप अध्ययन करोगे तो आप पाओगे एंगस मैडिसन की रिसर्च में भारत की जीडीपी फर्स्ट सेंचुरी एडी में कितनी थी? 35%। वेरी गुड, वेरी राइट, क्लैप फॉर हिम। भारत की जीडीपी 35% थी और 1 सेंचुरी एडी से भी पीछे अगर जाएं तो श्री कल्याणरामन इंस्टीट्यूशन बैंगलोर में है, वो क्लेम करता है भारत की जीडीपी 50%, 50% दुनिया की जीडीपी। आप इमेजिन कर सकते हो 50% जीडीपी से 5% जीडीपी पे भारत आया। लेकिन वो 50% जीडीपी भारत में हो क्या रहा था? भारत के अंदर एक से बढ़कर एक शैक्षिक संस्थान, नालंदा, तक्षशिला, सोमपुरा, उदंतपुरी, वल्लभी, कंठनूर शाला, एक से
बढ़कर एक विश्वविद्यालय भारत में थे जहां पढ़ने के लिए देश दुनिया से लोग दुर्गम से दुर्गम डिफिकल्ट टेरेन से होते हुए इंडिया आते थे और इंडिया पढ़ने आते थे, क्योंकि यहाँ की शैक्षिक व्यवस्था ही डिफरेंट। आप घरों में आज स्नेक एंड लैडर खेलते हो ना, सांप सीढ़ी। कितने लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं या खेला होगा? सबने खेला होगा, हमने भी खेला है। ये गेम कहां से आई मालूम है? ये भारत में जन्मी गेम थी। इसका नाम मालूम क्या है भारत में? इसका नाम था मोक्ष पदम। इसे मोक्ष पदम क्यों बोलते थे? क्योंकि बच्चों को बचपन में सही और गलत संस्कार सिखाने के लिए मोक्ष पदम खेल का निर्माण हुआ। जहां सांप काटता था वहां एक बुरा संस्कार, जहां सीढ़ी मिलती थी वहां एक अच्छा संस्कार। लेकिन अंग्रेजों ने इसे यूरोप ले गए और वहां से इसको स्नेक एंड लैडर बना के भारत के अंदर बेचना शुरू कर दिया। आप चेस खेलते हैं? कितने लोग चेस जानते हैं? खेला होगा। ये कहीं अंग्रेजों की गेम नहीं है या पर्शियंस या अरेबिक गेम नहीं है। इसे शतरंज भी बोलते हैं, लेकिन शतरंज कैसे नाम पड़ा? ये भारत की क्रिएटेड गेम थी जिसका नाम था अष्टपदा या चतुरंग भी बोलते थे इसको। ये भारत से निकली, पर्शिया पहुंची, वहां इसको शतरंज बोला और वहां से जाके यूरोप गई और वहां यूरोप में इसका नाम चेस पड़ा। आप ये बटन लगाते हैं ना, ये बटन भी भारत की देन है। इंडिया वॉज द इन्वेंटर ऑफ द बटन्स। जब लोगों को कपड़े पहनना ही नहीं पता था, भारत ने कपड़े पहनना सिखाया। आज जो आप ये टेक्नोलॉजी यूज करते हो ना, आप मोबाइल यूज करते हैं, कभी आपने सोचा है 5G आने वाला है, इसका मूल स्रोत कहां है? किसी के माइंड में कभी ये प्रश्न आया? सब लोग जानते हैं, ये तो एप्पल ने दिया होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया होगा, IBM ने दिया होगा। 1895 में भारत का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसने ये आविष्कार किया कि वो दूर से बैठे बैठे किसी घंटी को बजा सकता है, जो दूर से बैठे बैठे किसी आग को फायर दे सकता है। जानते हो साइंटिस्ट का नाम क्या था? एक्सीलेंट, ताली बजाइए इनके लिए। जगदीश चंद्र बसु। लेकिन 1895 में जब उन्होंने ये बनाया, विदेशी रूप था, ये यहां से विदेश चला गया। वहां किसने इसके नाम का पेटेंट लिया? मार्कोनी। और मार्कोनी को इतनी बेइज्जती बाद में हुई थी, उन्हीं को नोबेल प्राइज मिला वहां पे। लेकिन इसकी इन्वेंशन अगर जगदीश चंद्र बसु नहीं करते, आज आपके हाथ में जो 4G 5G है, इसका कंसेप्ट भी नहीं होता। आप लोग आज कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं ना, ये तो हॉस्पिटल में देखा बाहर आईज की सर्जरी होती है। आप जानते हैं कैटरेक्ट सर्जरी का जनक कौन था? बड़े शर्म की बात अगर हमें नहीं पता। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं हैरान हो गया। वहां मेलबर्न कॉलेज के बाहर महर्षि सुषुप्त की मूर्ति लगी हुई थी और नीचे लिखा था उसके ऊपर फादर ऑफ सर्जरी। शल्य चिकित्सा, कैंसर, उसका जनक महर्षि सुषुप्त, जिसको हम सुषुप्त संहिता बोलते हैं। दवाइयों की इन्वेंशन, ये अगर चाणक्य नहीं होते, चाणक्य नहीं होते, मेरे कुछ शब्दों में मुझे क्षमा करें उसके लिए, धन्वंतरी नहीं होते, तो आज हमारे सामने चरक संहिता या ये जो आयुर्वेद ने और योग ने पूरी दुनिया को अब ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, ये हमारे सामने नहीं होता। आप ब्रिज मेकिंग, कैनाल मेकिंग, आप मेटलर्जी, आज भी आपके सामने मेटलर्जी का उदाहरण दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के अंदर लगा हुआ है कि मेटल को किस क्वालिटी का कैसे बनाया जाता है। अभी भी किसी की समझ में नहीं आता कि उस पर रस्ट लगता क्यों नहीं है, क्योंकि मेटल ट्रेड भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। हाइफा से लेकर
बाद इस दुनिया भर में आप इटालियन या पिज्जा या अमेरिकन खाते हैं, आप जानते हैं इन देशों में मसालों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। भारत से ब्लैक गोल्ड बोलते हैं उसको, काली मिर्च, उसको इंपोर्ट करने के लिए दुनिया भर से लोग अपने जहाजों के बेड़े भेजते थे और यहां से इंपोर्ट करते थे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं 25 वर्षों में दुनिया गया और देखा वहां के युवाओं में जो हम थे वो बन गए। वो कल्पना शक्ति, ड्रीम करना, विजन देखना, आइडिया देखना, रोज मतलब हर दिन जागने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ बहता है और सोने से पहले अगले दिन क्या करना है ये उनको सोने नहीं देता। और यही कारण है आज उन्होंने जिस क्षेत्र को भी पकड़ा उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी इनोवेशंस किए हैं। परंतु भारत के मूल डीएनए में ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है। मैं जितनी भी लैब्स में दुनिया में गया हूं, चाहे वो सिलिकॉन वैली में है या कहीं पे भी है, कि जितने प्रोडक्ट्स आज आप ग्लोबल प्रोडक्ट्स देखते हैं, माफ करना आप लोगों को लगता है कि शायद ये एप्पल ने बनाया या किसी कंपनी ने बनाया, जाके एप्पल की लैब्स पे देखिए कौन काम कर रहा है। 70% से भी जो इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो भारत के उन लैब्स में काम करते हैं। और पिछले 10 साल में आप लोगों की सूचना के लिए बताऊं, भारत के अंदर 800 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, पुणे, हैदराबाद में खोले। क्यों? क्योंकि सभी भारतीयों को तो बाहर नहीं जाया जा सकता। देयर आर वीजा रिस्ट्रिक्शंस एंड देयर आर मेनी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग, they are opening their research and development centers in India. And who is working in those research and development centers? Obviously Indians. And you know how many Indians are working in these R&D centers? More than 4 lakh Indians are working in these R&D centers. And you know what they are making there? They are not working on the local product development. They are working on global product development. यानी जो आज एप्पल क्रिएट कर रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट बना रहा होगा, वो प्रोडक्ट यहाँ डेवलप होता है। पेटेंट भी यहीं से होता है। और आपने एक चीज और बताओ, बहुत सारे लोग रिसर्च किया होंगे यहाँ पे, एक पेटेंट की जो क्वालिटी है वो उसकी फॉरवर्ड साइटेशन से देखी जाती है। आप हैरान होंगे जितने पेटेंट्स भारत में से रजिस्टर हो रहे हैं उनकी फॉरवर्ड साइटेशन कंपेयर टू देयर पेरेंट कंपनी इन यूएस और यूके, the forward citation of our patents is even higher, which tells you कि हमारे डीएनए में आइडिएशन है, ड्रीम है, क्रिएटिविटी है। तो ये जो युवा शब्द है, अगर आप में ड्रीम नहीं है, अगर आप में विजन नहीं है, अगर आप में कोई एम्बिशन नहीं है, अगर आप कोई चीज परिवर्तित नहीं करना चाहते हो, तो आप युवा नहीं हो। युवा का उम्र से कोई लेना देना नहीं, युवा का जज्बे से लेना देना। और उसमें अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बनाया गया है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क क्या है? जो इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने प्रॉफिट्स के लिए, खास तौर से प्रॉफिट्स के लिए काम करता है, लेकिन जो सोशल एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट्स प्रायोरिटी नहीं होती, उसकी सोसाइटल चेंज प्रायोरिटी होती है। ऐसा नहीं है वो प्रॉफिट नहीं बनाता, प्रॉफिट बनाता है, लेकिन उसका पर्पस होता है, जो भाव होता है वो होता है कि समाज में मैं इस समस्या के ऊपर काम कैसे करूं। अभी हमारा एक फाउंडेशन है, उत्सव फाउंडेशन, अभी आपने सुना होगा। हम बहुत काम करते हैं। एक छोटा सा काम हम क्या कर रहे हैं कि आप देखते हैं हमारे जो क्रिमेटोरियम्स होते हैं जहां पे लोग का दाह संस्कार होता है, आप बहुत सारे क्रिमेटोरियम्स में जाके देखोगे कि बहुत सारे लोगों का लास्ट राइट में बड़ा दिक्कत आता है, उनके पास पैसे नहीं होते, या जब लास्ट राइट क्रिमेशन हो जाती है तो उनकी जो अंतिम अस्थियां होती हैं वो लिफाफों में बंद करके वहीं पड़ी होती हैं। और बहुत बार तो ये है कि बरसात हो गई, नाले में चल गई। तो हमारी संस्था ने
शमशानों में एक सर्वे किया और पाया कि लगभग 20 से 25% ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां उन्हें लास्ट राइट्स का राइट नहीं मिलता। तो हमें लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। और आप जान के बड़ी खुशी होगी, लोकल म्यूनिसिपैलिटी के साथ टाई अप करके हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब हम क्या करते हैं कि लोकल क्रिमेटोरियम से कनेक्ट करके हम लोग हर वीक में एक बार अभी उसको पिक करते हैं। उसका एक प्रोसेस बनाया हुआ है MCG के साथ टाई अप करके, और हरिद्वार या गढ़गंगा में वहाँ कुछ पंडितों को एम्पैनल किया है करके वो प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। और अब इस प्रोसेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं, जिसमें पहले चरण में पूरा NCR रीजन कवर किया जाएगा और ये ऑनलाइन होगा। और हर रीजन के अंदर कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, और साथ ही सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा जिसमें कर्मकांड की सर्टिफिकेशन भी हो, ताकि जो लोग इन कर्मकांड की पद्धतियों को भूल रहे हैं या उन्हें अवसर नहीं मिलता, ये टेक्नोलॉजी और ये सेवा के द्वारा उसको इंटीग्रेट किया जाए। और ऐसे जो दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं जिन्हें अंतिम रास्ता नहीं मिलता अपने जीवन के बाद, उस रास्ते को हम पूरा करें। ये एक छोटा सा उदाहरण है। आप अपने क्षेत्र में किसी भी समस्या को उठाएं और उसका एक विजन क्रिएट करें कि अगर मैं इस समस्या के ऊपर काम करूं तो इस समस्या का समाधान मैं टेक्नोलॉजी के रूप में कैसे निकाल सकता हूं। अभी मैं डॉक्टर गौरव ने मुझे कल परसों बताया कि एक डिजिटल माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया जा रहा है, डिजाइन रोबोटिक्स के थ्रू। यानी आज दूर दराज गांवों में आपको बड़ी दिक्कत आती है, अगर सैंपल आपके पास हो, वो टेस्ट कैसे हो, या कोई स्प्यूटम है उसको टेस्ट कैसे किया जाए। तो एक डिजिटल माइक्रोस्कोप उन्होंने मुझे बताया कि ये, और इनकी जो टीम है हमारे विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में, ये उसके ऊपर काम कर रही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हाँ बेटा, जैसा कि सर ने अभी डिस्कस किया कि एक ऐसा माइक्रोस्कोप कि जो कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है, सैंपल टेस्ट कहीं से भी किए जा सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये गौरव सर ने हमें गुड़गांव की एक कंपनी में दिलवाया। और इस प्रोजेक्ट पर काम हम 5 अगस्त से कर रहे हैं, अभी 1 महीना हो गया है, और लगभग 40% काम हो गए, और शायद 2 मंथ में ही इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च कर देंगे, पेटेंट वगैरह सब आ जाएगा। और ये जो काम है हमारी टीम, मैं, राहुल, सुनील, रत्ती, ये सब हमारी टीम है, हम इस पे काम कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा कहना ये है, आपके आसपास अगर आप समस्याओं का अवलोकन करें, आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बथेरे आइडिया। एक आइडिया मैंने देखा, एक साउदर्न स्टेट में, आप जानते हैं मलेरिया एक बड़ी भयंकर समस्या है, लेकिन मलेरिया का अगर सही टाइम पे डिटेक्शन ना हो तो मेडिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती। तो उन्होंने डिजिटल माध्यम से मलेरिया को डिटेक्ट करके उन तक मेडिसिन पहुंचाना, इसका एक प्रोसेस शुरू किया है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटी होते हैं, उन्हें पढ़ने में समस्या होती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, एक एंटरप्रेन्योर ने क्या किया है, उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके एक ऐसा डिवाइस क्रिएट किया है जिसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मैंने देखा एक संस्था ने क्या किया है, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते हैं, जिनके पास साधन नहीं होता स्कूल जाने का, उन्होंने मोबाइल वैन फॉर टीचिंग उसका शुरुआत किया है, और उसके द्वारा वो विभिन्न क्लस्टर्स में वो मोबाइल वैन जाती हैं विद प्रॉपर टीचिंग एंड प्रॉपर स्टडीइंग किट्स, और उन बच्चों को पढ़ाती हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप
जब कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचे तो ये ना सोचे कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसमें मुझे क्या मिलेगा तो आप एक सक्सेसफुल सोशल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। सोशल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यू हैव टू फर्स्ट थिंक कि क्या, मैंने जो शुरू में कहा कि धर्म का पहला नियम है अपनी निजता को, अपनी इंडिविजुअलिटी को समझना। क्या मेरे भाव में समाज की प्रति कोई सेवा करना है, क्या मैं उससे एक्साइट होता हूँ? अगर आपको लगता है कि समाज के लिए कुछ करने में मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, तो ही आप अपने उस टैलेंट को बाहर निकालने के प्रयास करें और उसको एक स्ट्रक्चर दें। भारत सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, माइक्रो फाइनेंसिंग के बहुत सारी योजनाएं हैं, मुद्रा फाइनेंसिंग है, इसी तरह STPI है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। भारत सरकार ने लगभग 15 से भी ज्यादा योजनाएं ऐसी बनाई हैं जिन योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हो और उन योजनाओं के आधार पर आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू कर सकते हो जिससे आप बड़ा भी बना सकते हो। उसमें प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव बट प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ इट, बट सर्विस टू द सोसाइटी, जिससे भारत में जो विभिन्न समस्याएं हैं उन समस्याओं में किसी इंडिकेटर को आप कैप्चर करें और उसके ऊपर काम करें, तो आप देखेंगे आप भारत को कितना बड़ा परिवर्तन में ला सकते हैं। अंत में एक छोटी कहानी मैं सुनाऊंगा और मैं उसके साथ ही अपने वाणी को विराम दूंगा। एक ये मेरे को बड़ी प्रेरणादायक कहानी लगती है, मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ। एक बार एक जंगल में एक झुंड था बकरियों का, और एक शेरनी ने उस झुंड के ऊपर हमला किया, और जब उसने शेरनी ने हमला किया, इतने में एक जो शिकारी था वो ताक में बैठा था, उसने गोली चलाई, तीर चलाया, शेरनी को लगा, शेरनी मर गई। लेकिन मरने से पहले उसके गर्भ में एक बच्चा था, उसने उस बच्चे को जन्म दिया। वो जो शिकारी था वो शेरनी को तो उठा के ले गया, वो बच्चा वहीं पड़ा रहा, और वो जो बकरियां थी, झुंड था, उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ लिया। कुछ वर्षों बाद जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो वो भी बकरियों की तरह, जहां बकरियां भागती थी वो भी वहीं भागता था, बकरियां घास खाती थी वो भी घास खाता था, और ऐसे करते करते वो बड़ा हो। तो एक दिन क्या हुआ, एक शेर ने फिर से इस झुंड के ऊपर हमला किया, और जब उस झुंड पे हमला किया तो वो बड़ा हैरान हो गया। सारी बकरियां तो भाग रही थी लेकिन एक शेर भी भाग रहा था। उसे हैरानी ये हुई कि बकरियों से तो मुझे कोई गिला नहीं, लेकिन ये शेर क्यों भाग रहा है। तो उसको भूख तो लगी थी, उसने भूख वहीं छोड़ दी। उसने कहा पहले तो मैं इस शेर को मारता हूं। वो शेर के पीछे भागा और उसको दबोचा और बोला, अरे तुम भाग क्यों रहे हो? वो शेर ने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे मत खाना। बोला अरे बेवकूफ, मैं तुझे क्यों खाऊंगा, तू तो शेर है। नहीं मैं शेर नहीं हूं, मैं तो बकरी हूं। तो उसने शेर ने उसे पकड़ा और गले से पकड़ के सांस में एक तालाब था और तालाब में ले गया और बोला देख खुद को और देख मुझको। ये जब उसने देखा तो उसको अचानक लगा मैं भी तो यही हूं। तो वो शेर ने तो दहाड़ा और ये भी दहाड़ पड़ा, और जब ये दहाड़ा तो उसे पता लगा कि मैं शेर हूं, मैं बकरी नहीं हूं। हम सबके साथ ऐसा ही होता है। वो जो शेर है ना, वो जो कुछ करने का एक जज्बा है ना, वो जो एक पावर है, वो जो एक एनर्जी है, वो हम सबके अंदर है। लेकिन हम बकरियों के झुंड में ऐसे रहते हैं, ऐसे समाज के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, ऐसी संगत में रहते हैं कि उस शेर तक पहुंचना, उसको पहचानना हम भूल गए हैं। तो जब घर जाओ तो अपने आप को फिर से पूछो आप कौन हो। आपको एक दहाड़ वाली आवाज अंदर आएगी और उस आवाज को पहचान के आप देखो आप एक बहुत अच्छे सोशल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और देश को बदल सकते हो। धन्यवाद।